हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, देखिए ये प्रैक्टिस सेट आपका थर्ड है। ये साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है, वो थर्ड है। इससे पहले हम 1, 2 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं और प्रैक्टिस सेट लगाने का जो टाइम है हमारा वो है रात्रि 9 बजे। तो सबको पता है रात्रि 9 बजे आपको आना है और साइकोलॉजी की प्रिपरेशन आपकी को करनी है। साइकोलॉजी में 30 में से 30 आपको लाने हैं, तो हमारे चैनल से आप जुड़िए और अच्छे से बेहतरीन तैयारी अपनी कीजिए। ठीक है, 8 बजे आपको मिलेगी थ्योरी वाली क्लास और 9 बजे आपको मिलेगी प्रैक्टिस वाली क्लास। तो जल्दी से आप आ जाइए, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। जैसा कि हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है कि प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन लगाने होते हैं। अब जो नए स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप प्रैक्टिस सेट 1 को देखिए और प्रैक्टिस सेट 2 को देखिए। अब ये प्रैक्टिस सेट 1 और 2 मिलेंगे कहाँ पे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा, प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2। तो जब ये प्रैक्टिस सेट ये आपका जो 3 आज वाला समाप्त हो जाए तो उसके बाद आप 1 और 2 को देख लीजिए। ठीक है, तो हम बिना किसी देरी के अब करते हैं टॉपिक्स की शुरुआत। चलिए बढ़ते हैं, करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। ये देखिए प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है हार्ड वर्क करना, यानी आपने अगर अच्छे से साइकोलॉजी की तैयारी, बेहतरीन तैयारी आपने कर रखी है तभी आपसे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, अन्यथा इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएंगे। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। क्वेश्चन इन्हीं में से आपको टेट या सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो करते हैं शुरुआत। देखिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन क्या है, अच्छे से आप पढ़ लीजिए। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तीसरा ऑप्शन है अपने सामाजिक मानदंड बनाना। और चौथा ऑप्शन है समाज में बड़ों का सम्मान करना। तो देखिए इस क्वेश्चन के 4 विकल्प हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1। तो जल्दी से प्रत्येक स्टूडेंट इसका कमेंट करिए, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए आप मिलान करिए मेरे आंसर से। तो अगर मैं इसके करेक्ट आंसर की बात करूं तो इसका जो राइट आंसर है ये पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है, तो सामाजिकरण वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। देखो अगर आप एक प्राथमिक के स्तर के टीचर हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है इन 4 ऑप्शन में से वो कौन सा है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान। दूसरा ऑप्शन है उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता। देखिए प्राइमरी स्तर की बात हो रही है, इस बात को ध्यान रखना, आप एक प्राइमरी के शिक्षक हैं। थर्ड पॉइंट है पढ़ाने की उत्सुकता। और चौथा जो ऑप्शन है वो है धैर्य और लगन। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये ज़्यादातर स्टूडेंटों का बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन तो मिल गया होगा और ऑप्शन पहचान भी लिया होगा। चलिए मिलान करिए मेरे आंसर से, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धैर्य और लगन। चौथा वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। देखो ये भी क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएगा, कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है क्लास कौन सी है, क्लास है नर्सरी कक्षा।
नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। देखो ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सबसे अच्छा वाला ऑप्शन है वो आपको क्लियर करना है। तो पहला जो ऑप्शन है मेरा प्रिय मित्र, दूसरा ऑप्शन है मेरा पड़ोस, और तीसरा ऑप्शन है मेरा परिवार, और चौथा ऑप्शन है मेरा विद्यालय। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आप मैच करिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, यानी मेरा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले बच्चा परिवार में ही सीखता है। चलिए चौथा क्वेश्चन समझिए आप, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया। देखो यहाँ पे आपसे ये कह रहा है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया। पहला ऑप्शन है 1990, दूसरा ऑप्शन है 1993, तीसरा ऑप्शन है 1998 और चौथा ऑप्शन है सन 2000। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन, सन 1993। यानी जिला प्राथमिक शिक्षा जो कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया वो किया गया है सन 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। शिक्षा का उद्देश्य है, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन बना के दिया है। ये कह रहा है शिक्षा का उद्देश्य है, तो शिक्षा का क्या उद्देश्य है। एक पहला ऑप्शन है अच्छा नागरिक बनाना, दूसरा ऑप्शन है ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हों, तीसरा जो पॉइंट है वो है व्यावहारिकता का निर्माण करना, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका तो करेक्ट आंसर सभी स्टूडेंटों को पता होगा कि शिक्षा का जो उद्देश्य है इसमें क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी वाला, यानी अच्छा नागरिक बनाना भी है शिक्षा का उद्देश्य, और ऐसे व्यक्तियों का भी निर्माण करना है जो समाज के लिए उपयोगी हों, और व्यावहारिकता का भी निर्माण करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर दीजिए। देखिए छठा क्वेश्चन समझिए, साइकोलॉजिस्ट आ गए, देखिए फ्रोबेल। फ्रोबेल ने निम्न में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया। जिन स्टूडेंटों ने मेरे तीनों पार्ट देखे होंगे तो वो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही करके जाएंगे आज। फ्रोबेल ने किस खेल पर प्रमुख बल दिया, ये आपको ध्यान रखना है। ए ऑप्शन है गेंद का खेल, बी ऑप्शन है ब्लॉक का खेल, सी ऑप्शन है आकृतियों का खेल, और डी ऑप्शन है ए है सभी। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 6 जल्दी से बताइए, उसके बाद आपको मेरे आंसर से मैच कर लेना है। तो अगर इसकी मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो पहला ऑप्शन हो जाएगा गेंद का खेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि भाई प्रयोगात्मक विधि, कौन सी विधि है, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। अब ये भी ऑप्शन गलत नहीं होना चाहिए। जिन स्टूडेंटों ने मेरे तीनों पार्ट पिछले वाले देखे हैं वो इस ऑप्शन को भी बिल्कुल सही करके जाएंगे। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था, ए ऑप्शन है जोड़ने, बी ऑप्शन है राइस तथा कॉर्नमैन ने, सी ऑप्शन है विल्हेम बुंट ने, और फोर्थ ऑप्शन है कोलिंस व ड्रेबर ने। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 7वां है इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था इसमें से हो जाएगा राइट आंसर है वो हो जाएगा विल्हेम बुंट ने, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आपकी स्क्रीन पे क्या है। ये देखिए लग चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता। ये देखिए क्वेश्चन है नेगेटिव फॉर्म में, आपको नहीं वाला पहचानना है। तो पहला ऑप्शन है आत्म केंद्रिता, बी ऑप्शन है सजीवतावाद, सी ऑप्शन है यथार्थवाद, और डी ऑप्शन है वैयक्तिकवाद। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8। जो बालक का चिंतन है किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता, ये वाला आपको पहचानना है।
तो अगर इसके हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका जो है ये व्यक्तिवाद इसके द्वारा नहीं होता है। बकाया आत्मकेंद्रिता, सजीववादिता और यथार्थवादिता ये तीनों बिल्कुल सही वाले ऑप्शन हैं, लेकिन व्यक्तिवाद ये इसका नहीं होता, बालक का चिंतन इसके माध्यम से नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है। क्योंकि अगर जब भी टेट या सीटेट का पेपर छपता है तो समझो जो जीन प्याजे साइकोलॉजिस्ट हैं इनके बिना पेपर नहीं छपता है, किसी भी वर्ष इनके बिना पेपर नहीं छपेगा। देखो जीन प्याजे कह रहा है प्याजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास, किसकी बात कर रहा है, देखो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ये भी क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में है, इसमें भी कह रहा है नहीं करेगा, यानी 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो करेंगे और एक ऑप्शन ऐसा है वो प्रभावित नहीं करेगा, किसे, संज्ञानात्मक विकास को। तो ए ऑप्शन है भाषा, बी ऑप्शन है सामाजिक अनुभव, सी ऑप्शन है परिपक्वता और डी ऑप्शन है क्रियाकलाप। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नहीं वाला, नेगेटिव फॉर्म वाला, वो हो जाएगा सामाजिक अनुभव, जबकि भाषा, परिपक्वता और क्रियाकलाप ये संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करेंगे, लेकिन सामाजिक अनुभव है ये नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यावहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। ये भी आपका क्वेश्चन काय में है, नेगेटिव फॉर्म में है। तो पहला जो ऑप्शन है इसमें वो कह रहा है पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, दूसरा ऑप्शन है केवल अपने विषय में व्यावहारिक रूप से विचार करना, तीसरा ऑप्शन है इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, और चौथा ऑप्शन है पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा। चलिए आप मैच करिए मेरे आंसर से। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा, केवल अपने विषय में व्यावहारिक रूप से विचार करना। 10 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं और इसमें टोटल इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 को समझिए आप। कह रहा है कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है। तो ये संबंधित है वो किससे है। ए ऑप्शन है संवेगात्मक विकास से, बी ऑप्शन है सामाजिक विकास से, सी ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास से और डी ऑप्शन है शारीरिक विकास से। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यह संबंधित है संवेगात्मक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट ये आपका 3rd चल रहा है। जिन स्टूडेंटों ने मेरे पार्ट 1, 2, 3 जो वो तीनों पार्ट देखे हैं, कौन से वाले, थ्योरी वाले, जो थ्योरी वाले जो सेक्शन है जो 8 बजे क्लास चलती है, जिन स्टूडेंटों ने देखा है तो वो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो लिखा है विकृत लिखावट। क्या कह रहा है, लिखावट का मतलब है लिखने, किससे, लिखने, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। तो ए ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, बी ऑप्शन है डिस्प्रैक्सिया, सी ऑप्शन है डिस्कैकुलिया और डी ऑप्शन है डिसलेक्सिया। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समझिए। देखो डिस्कैकुलिया किससे था, इसमें क्या आ रहा था, कैलकुलेशन। तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो गया मैथ से, मैथ में होती है कैलकुलेशन। इसके बाद है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया में क्या आ रहा है, लेख। तो लेख को हमेशा क्या है, पढ़ा जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब बचा आपका डिस्प्रैक्सिया और डिस्ग्राफिया। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो डिस्प्रैक्सिया है ये बोलने, पढ़ने और लिखने तीनों से संबंधित है। जब कोई बच्चा पढ़ना नहीं जानता, लिखना नहीं जानता, बोलना नहीं जानता तो वो डिप्रेशन में आ जाता है।
तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया। बचा क्या? ग्राफिया। देखो कोई भी आपको ग्राफ मिलता है तो ग्राफ पे आप क्या करते हो? लिखने का कार्य करते हो। तो ग्राफ पे लिखने का कार्य करते हो, इसमें क्या आ गया? ग्राफ। तो इसका मतलब है हमारा जो पहला वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका सही है। ठीक है, ये जो डिस्ग्राफिया है ये लिखने से संबंधित है, ये वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? व्यक्ति के संगठन का स्वरूप है। तो व्यक्ति के संगठन का जो स्वरूप है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। तो देखिए चलते हैं, पढ़ते हैं इसके ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है सामाजिक डैश आर्थिक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक डैश शारीरिक, फिर है सामाजिक राजनीतिक, फिर है मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। चलिए बताते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मनोवैज्ञानिक शारीरिक, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं 14वां क्वेश्चन क्या है। तो 14वां क्वेश्चन को समझिए आप। क्वेश्चन कह रहा है आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। आत्म केंद्रित जो व्यक्ति होता है वो कौन सा होता है? ए ऑप्शन है अंतर्मुखी, बी ऑप्शन है बहुमुखी और सी ऑप्शन है उभयमुखी और डी ऑप्शन है सामाजिक निर्भर। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा। आत्म केंद्रित की बात कर रहा है, आत्म केंद्रित। क्वेश्चन गलत किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। ये आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, तो जाहिर सी बात है इसमें हम जाएंगे किसके साथ? ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। कैसे होते हैं? अंतर्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को आप समझिए। क्वेश्चन कह रहा है अपने ऊर्जा बल यानी लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। तो ए ऑप्शन है कैसा होता है? ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, बी ऑप्शन है कलात्मक व्यक्तित्व, तीसरा ऑप्शन है बहिमुखी व्यक्तित्व और चौथा ऑप्शन है धार्मिक व्यक्तित्व। जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपको बताना है। चलिए इसका राइट आंसर की बात करें तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बहिमुखी व्यक्तित्व। 15 क्वेश्चन इसके हमने लगा लिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 समझो। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? अब फिर से वही बात, जिन स्टूडेंटों ने तीनों पार्ट्स मेरे देख लिए हैं थ्योरी वाले, तो थ्योरी वाले तीनों पार्ट्स जिसने देखे हुए हैं वो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। जब एक बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? तो ए ऑप्शन है थॉर्नडाइक, बी ऑप्शन है जीन पियाजे, सी ऑप्शन है बार्टसन और डी ऑप्शन है वाइगोत्स्की। जल्दी से कमेंट करिए 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, प्रयत्न एवं भूल का जो सिद्धांत है, अभ्यास त्रुटि का सिद्धांत, वो किसका है? थॉर्नडाइक का। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है समझो। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, इसमें आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। ए ऑप्शन है याद करना, बी ऑप्शन है गतिक परिक्रमण, सी ऑप्शन है विचार करना और डी ऑप्शन है सहानुभूति देना। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? संवेगात्मक बुद्धि से जो संबंधित है वो क्या है? चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सहानुभूति देना। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को समझिए आप। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, कौन? ए ऑप्शन है अभिप्रेरणा, बी ऑप्शन है अध्यवसाय, सी ऑप्शन है संवेग और डी ऑप्शन है वचनबद्धता। तो जल्दी से
इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको, इसका राइट आंसर क्या होगा। एक बार चाहे क्वेश्चन को फिर से आप पढ़ सकते हो अच्छे से। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है, यहाँ प्रोत्साहित की बात हो रही है, प्रोत्साहित की बात हो रही है, इस बात को ध्यान रखना। किसी भी चीज़ को क्या करना है, किसी भी इंसान को मोटिवेट करना है, यानी उसे प्रोत्साहित करना है। और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है, उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है कौन, तो इसका जाहिर सी बात है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभिप्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंता बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। ए ऑप्शन है पुरस्कार, बी ऑप्शन है संवेग, सी ऑप्शन है आवश्यकता, डी ऑप्शन है उत्प्रेरण। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए ये प्रैक्टिस सेट आपका थर्ड है, तो जिन स्टूडेंटों ने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 नहीं देखा है तो इस 1 और 2 की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है समझो। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र होता है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जब शिक्षार्थियों को समूह में सीखने, क्या है, समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का जो वक्र होता है क्या होता है। ए ऑप्शन है बेहतर होता है, बी ऑप्शन है स्थिर रहता है, सी ऑप्शन है अवनत होता है और डी ऑप्शन है समान रहता है। तो इसका आंसर तो सभी स्टूडेंटों को पता होगा भाई, जब समूह में किसी के साथ चर्चा करोगे तो चर्चा करने पर जो सीखने का वक्र है वो भाई बेहतर होता है। क्या होता है, बेहतर होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इसको समझिए। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, बिल्कुल सही बात है। विकास की जो गति होती है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक, फिर फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे आपको भरना है, नमूने का अनुगमन करती है। ए ऑप्शन है एड़ी से चोटी, बी ऑप्शन है अव्यवस्थित, सी ऑप्शन है अप्रत्याशित और डी ऑप्शन है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो जल्दी से आपको कमेंट करना है 21 का करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो चलिए इसमें चलेंगे हम चौथे वाले ऑप्शन के साथ, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन आपका कह रहा है विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। देखो कौन सा एक उचित है, यानी 3 ऑप्शन हो सकते हैं, चारों सही हों, लेकिन सबसे जो उचित है वो वाला आपको ऑप्शन ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। देखो विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। बी ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वह करता है। सी ऑप्शन है विकास एकल आयामी है। डी ऑप्शन है विकास पृथक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखिए विकास जन्म के साथ शुरू होता है, प्रारंभ होता है, इतनी बात तो बिल्कुल सही है, और आगे लिखा है और समाप्त हो जाता है, तो इसलिए पहला ऑप्शन ये गलत हो गया। ठीक है, विकास जन्म के साथ शुरू होता है और मृत्यु तक चलता है। ठीक है, इस कारण पहला ऑप्शन तो हो गया रॉन्ग। विकास एकल आयामी है, ये भी क्वेश्चन रॉन्ग है। विकास पृथक होता है, अलग होता है, ये भी रॉन्ग है। इसका मतलब जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। वैसे भी आपको पता है कि भाई साइकोलॉजी में जिसका आंसर ज़्यादा लंबा होता है ज़्यादातर वही क्वेश्चन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, 23 नंबर क्वेश्चन को समझिए आप। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों को में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं। तो पहला ऑप्शन है वातावरण के प्रभाव के कारण, बी ऑप्शन है जन्मजात विशेषताओं के कारण और सी ऑप्शन है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण और सी ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण।
तो जो स्टूडेंट इसकी साइकोलॉजी की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो इसका आंसर पता चल गया होगा। क्यों पता चल गया होगा? आपको पता है जिस भी ऑप्शन में वंशानुक्रम और वातावरण एक साथ दिखाई दे तो आपका वो ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, 101% सही होगा। और यहाँ पे देखिए वंशानुक्रम और वातावरण एक साथ ही आ गए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है समझो। अभिप्रेरणा वर्णित होती है। तो अभिप्रेरणा जो वर्णित होती है किसके द्वारा? ए ऑप्शन है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, बी ऑप्शन है भावात्मक जागृति द्वारा, सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। जो अभिप्रेरणा वर्णित होती है वो किससे होती है? तो अगर हम इसमें राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही, भावात्मक जागृति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25वां जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है चिंतन मानसिक क्रिया है। चिंतन जो है वो मानसिक क्रिया है, ये एक पहलू है। तो पहलू किसका है? यानी ज्ञानात्मक पक्ष का, ज्ञानात्मक का, या फिर भावात्मक का, या क्रियात्मक का, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जाहिर सी बात है बीएस ब्लूम से रिलेटेड है, टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है। जिसने टैक्सोनॉमी की तैयारी कर रखी है वो उससे बिल्कुल सही कर देगा, और मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, मैंने आपको जो पहला वाला पार्ट था शायद फर्स्ट में होगा या सेकंड पार्ट में होगा, इसका मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है, तो जो चिंतन मानसिक क्रिया है ये पहलू किसका है? ये है ज्ञानात्मक का। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो 26 नंबर क्वेश्चन है ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। व्यवहारवादी, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक भरना है। व्यवहारवादी ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। देखो यहाँ पे आ गया व्यवहारवादी शब्द, और जितनी भी मैंने आपको वीडियो पढ़ाई हैं अब तक 3 आपको पार्ट पढ़ा चुका हूँ, और उसमें जिन बच्चों ने तीनों पार्ट देखे हैं वो इस क्वेश्चन को कभी भी रॉन्ग नहीं करेंगे। तो व्यवहारवादी ने कहा मुझे कोई भी एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो जाहिर सी बात है पहला ऑप्शन है फ्रीमैन, दूसरा है न्यूमैन, तीसरा है वाटसन और चौथा है होल जिंगर। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। और आज भी मैंने जो आपको थ्योरी वाली वीडियो दी है उसमें भी बताया है कि जो व्यवहारवादी है वो वाटसन है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्वेश्चन कह रहा है ध्यान आकर्षित होने में की भूमिका होती है। तो ध्यान आकर्षित होने में की भूमिका होती है। ए ऑप्शन है उद्दीपन की तीव्रता, बी ऑप्शन है उद्दीपन की उपादेयता, सी ऑप्शन है उद्दीपन की विश्वसनीयता और डी ऑप्शन है उद्दीपन की संकीर्णता। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्दीपन की तीव्रता। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए 28 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार चाहे आप और पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन। देखो यहाँ पे शब्द क्या आया है? स्थायी परिवर्तन। अब आप आराम से समझ गए होंगे। ये जो क्वेश्चन है आज ही की वीडियो जो मैंने आपको थ्योरी वाली कराई है उसी में से क्वेश्चन आ गया। जो वीडियो थी वो अधगम वाली थी, तो इसमें देखो क्वेश्चन आ गया स्थायी परिवर्तन। तो ए ऑप्शन है अधगम, बी ऑप्शन है अभिप्रेरणा, सी ऑप्शन है अभिवृत्ति और डी ऑप्शन है अभिक्षमता। तो जिन स्टूडेंटों ने 8 बजे वाली जो वीडियो देखी होगी तो उसका में करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अधगम। वो बच्चों का बिल्कुल सही हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान जो है वो किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? ए ऑप्शन है प्रतिदर्श सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है समूह कारक सिद्धांत, सी ऑप्शन है गिलफोर्ड का सिद्धांत और डी ऑप्शन है
तथा क्रिस्टलाइजेट का सिद्धांत। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 29 का क्वेश्चन राइट आंसर है वो क्या होगा। तो जल्दी से आपको करेक्ट आंसर आपको इसका बताना है। जल्दी से इसका क्लियर करिए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का वो हो जाएगा चौथा वाला, ठीक है, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइट सिद्धांत। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सभी बच्चे बिल्कुल सही करके जाएंगे, ठीक है। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं बिल्कुल सही करके इसको क्वेश्चन को जाना है। वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करके जाना। 8 वर्ष कितना कह रहा है, 8 वर्ष। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है। कितनी है, 10 वर्ष है। तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, यानी IQ पूछ रहा है। तो आप IQ का फार्मूला जानते हैं, IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो देखो मानसिक आयु कितनी है, 10 वर्ष है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ये इसका सूत्र होता है। क्या होता है, IQ यानी बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। अब आप इसकी काटापीटी कर लीजिए। देखो 2 चौक 8 काटिए और 2 पंजे 10 काटिए, ठीक है। अब 4 से इसे काट लीजिए, 25 चौका कितने होते हैं, 100। तो ये भी आपका 100 कट गया, ये भी कट गया। और 25 पंजे कितने होते हैं, 125। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 125, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सूत्र आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से सूत्र भी पूछा जा सकता है आपसे कभी भी। सूत्र क्या होता है, IQ यानी बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, मानसिक आयु, मानसिक आयु ऊपर रखिए, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ये वाला फार्मूला होता है। तो जल्दी से कमेंट करिए वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।